नमस्कार, मैं अनुज नरवाल। आज हम बात करेंगे ऐसे विषय की जिसमें आपका भी सही मायने में इंटरेस्ट होगा। पूरा पॉडकास्ट देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब हम बात करेंगे जैसे फिजिक्स जो बताता है, जो साइंस का एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, वो हमें बताता है कि ब्रह्मांड परमाणुओं से बना है, एटम्स से बना है। हर इंसान, हर पेड़, हर चीज़ों के भीतर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स घूमते हैं। लेकिन उसके इत्र हम जाते हैं दर्शन शास्त्र में, तो वहाँ कहते हैं कि आत्मा का कोई रंग नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई ऊंच नीच नहीं होता, आत्मा शुद्ध होती है। ये सार्वभौमिक सच है। लेकिन हम जब समाज को देखते हैं तो सबसे पहले जो दीवार दिखती है वो जाति की दीवार दिखती है। इसी टकराव के बीच खड़ी है आज की हमारे पॉडकास्ट, जो मनुस्मृति, उसका पक्ष विपक्ष, और आज जो 21वीं सदी में डिजिटल भारत खड़ा है, वहाँ जाति का चेहरा कितना बदला है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इस गहरी चर्चा में आज हमारे साथ हैं एक ऐसे विद्वान जिनकी नज़र फिजिक्स की माइक्रोस्कोप दुनिया से लेकर समाज की जटिलताओं तक जाती है। वे सिर्फ साइंटिस्ट, प्रोफेसर नहीं बल्कि विचारक भी हैं, एक थिंकर भी हैं। तकरीबन 200 शोध पत्र, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जर्नल्स, पब्लिकेशंस और नैनो मटेरियल्स से लेकर अर्धचालक तक उनके शोध विस्तार हैं, यानी कि इन फील्ड्स में उन्होंने काम किया है। वर्तमान में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के भौतिकी यानी कि फिजिक्स डिपार्टमेंट में वो प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेश पुनिया जी की। वो एक ऐसे प्रोफेसर हैं जो अपने छात्रों को सिर्फ भौतिकी के नियम नहीं सिखाते, बल्कि जीवन और समाज को समझाने के लिए दृष्टि भी देते हैं। आज वे हमारे साथ हैं, जाति व्यवस्था पर एक वैज्ञानिक, दार्शनिक और सामाजिक दृष्टि के साथ चर्चा करने के लिए। फिजिक्स तो इतना है कि अब है ना, उसके नाम भी हमें ना उच्चारण नहीं हो पाते। इतना पहले तो यही है कि आप फिजिक्स में आ कैसे गए कि इतना कठिन, इतनी शब्दावली होती है। हम आर्ट्स वालों के लिए तो बड़ा ही भयंकर सा सब्जेक्ट है, लेकिन उसको एक थोड़ा सा बता दें दर्शकों को और हमारे छात्रों को भी कि फिजिक्स के क्या मायने हैं जीवन में। वैसे यहाँ से शुरू करूँगा अनुज जी। बेसिकली फिजिक्स जो है ये एक इस टाइप का विज्ञान जो पूरे यूनिवर्स के बारे में होने वाले नेचुरल प्रोसेसेस और उन प्रोसेसेस को समझने की जो साइंस है, उस साइंस को हम फिजिक्स के मार्फत समझते। और यदि मैं बात करूं तो मनुष्य की उत्पत्ति से लेके ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, और जब से मनुष्य ने सोचना शुरू किया है, जो आज आप और हम मनुष्य की फॉर्म में बैठे हैं, जो एक सवाल पूछ रहे हैं आप, और इस आधुनिक विज्ञान की डेवलपमेंट की बात करें तो ये डेवलपमेंट सिर्फ मात्र 500 साल का। अच्छा, बस। उससे पहले यदि आप बात करें, आप बात करते हैं, हम कुछ हिंदू माइथोलॉजी या दूसरे जो धर्म है उसमें भी बात करते हैं, तो वहाँ पे एनर्जी की बात की जाती है। आप वेद की बात करें, वेद में भी बात की है कि उससे पहले कुछ नहीं था, बाद में कुछ नहीं, इस टाइप की बातें आती हैं। उसको साइंस ने जो समझा, साइंस ने उसका नाम दिया बिग बैंग, कि पहले कोई पदार्थ नहीं था, सिर्फ एनर्जी थी, और वो पूरी एनर्जी मास में कन्वर्ट हुई एक धमाका। टाइम की शुरुआत हुई जहाँ से, हाँ, मानपुर से। आप कह रहे थे आपको साइंस नहीं, पर साइंस पढ़े हैं हल्की सी। हाँ, तो समय की उत्पत्ति कह लेते हैं उसको। वो लगभग 1380 करोड़ साल पहले। उसके बाद जब हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी की रचना की, तो पृथ्वी की जो रचना है वो 450 करोड़ साल, 450 करोड़ साल। जब पृथ्वी उत्पन्न हुई तो पृथ्वी सूर्य से उत्पन्न हुई, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और जीवन की उत्पत्ति भी पृथ्वी पे बड़ा रोचक विषय है। अब कई बार आप जैसे विद्वान, हम साइंस वालों से अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि आप ईश्वर को मानते हो या नहीं मानते। ठीक है, फिर हमारा भी सवाल आपसे ही है। मैंने आपका सवाल आपसे छीन लिया। अच्छा। तो मैं ईश्वर को मानता हूँ। इसके पीछे बिल्कुल है, इसके पीछे मेरा एक ही लॉजिक है, क्योंकि जो साइंस है ना, कोई भी साइंस तर्क पे है,
वो तर्क पे है और वो सिस्टमेटिक स्टडी पे है। सिस्टमेटिकली कोई चीज हुई है कैसे हुई। मेरा ये मानना है कि बगैर कर्ता के कुछ नहीं होता, तो कर्ता इंपॉर्टेंट है। अब ये सारी चीजें हुई, पृथ्वी सूर्य से उतनी ही दूर है जितनी जीवन के लिए जरूरी है। और जब पृथ्वी बनी 450 करोड़ साल पहले, उस वक्त कोई जीवन नहीं था। लगभग पृथ्वी को 100 से 120 करोड़ वर्ष लगे ठंडी होने में। तब ये पूरा आग का गोला था, ये ठंडी हुई। अब ये ठंडी होके, क्योंकि आप, ये भी एक सवाल अक्सर मन में आता है कि जब सूरज से टूटी, सूरज पे तो इतनी गर्मी है, सूरज पे जो गर्मी है, सूरज इतना क्यों तप रहा है, कि उससे उष्मा ऊर्जा कैसे हमें मिल रही है, वो सारे सवाल मन में आते हैं। आधुनिक विज्ञान ने उस सभी सवालों के जवाब ढूंढ लिए। सूरज के ऊपर हाइड्रोजन की प्रचुरता है और वो हाइड्रोजन आपस में मिल के, उसको न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं, तब वहां एनर्जी मिल रही है, वहां मास एनर्जी में कन्वर्ट हो। और फिर हम बात करते हैं धरती पे ऐसा क्यों नहीं हुआ भाई, यदि धरती सूर्य से टूटी है तो यहाँ पे भी तो वही होना चाहिए था। धरती का गुरुत्वाकर्षण इतना नहीं है कि वो उस हाइड्रोजन को पकड़ के रख सके, वो उस हाइड्रोजन को इतना दाब दे सके कि वो हाइड्रोजन मिलके हीलियम बन जाए। इसीलिए आपने देखा होगा, छोटे बच्चे आप रहे, उस जमाने में हम गुब्बारे, उस गुब्बारे में गैस भरी जाती थी, जो गुब्बारा उड़ जाता, वो कुछ और नहीं, वो गैस हाइड्रोजन ही थी, क्योंकि बहुत हल्की है, पृथ्वी उसको पकड़ के नहीं रख पाती है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो साइंस ने बहुत तरक्की की। बड़ी रोचक सी बातें हैं, इसमें विज्ञान पे बड़ा क्षेत्र है सर। लेकिन आज हमारा, फिर कभी हम बात करेंगे इतनी इस पे, लेकिन हम आज जो हमारा जो विषय है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम ये कह रहे हैं कि आप जो फिजिक्स में आप बता रहे हैं कि हर चीज़ परमाणुओं के मेल से हुआ है, लेकिन इंसान जब बन गया तो उसमें ये ऊंच नीच जाति पाति ये कहाँ से आ गया फिर कंसेप्ट, कहाँ, मतलब किसने डेवलप कर दिया ये चीज़ें? आप बड़े कड़े सवाल पूछते, इसलिए आपने मुझे रोक दिया, नहीं तो उस पर फिर बात करूँगा। हाँ, नहीं तो मैं आपको उस सारे विषय पे बताता कि कितने करोड़ साल में मनुष्य का जीवन कितना है। चलिए, जो आप बात कर रहे हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये ज्वलंत टॉपिक है आज के दिन समाज के। अब मुझे ये बताएं, आपसे सवाल कि आज मेरा एंट्री है। नहीं, आपसे देखो, जो वर्ल्ड में मॉडर्न फिलोसफी जो दी है, इस मॉडर्न फिलोसफी में बहुत ज्यादा योगदान सुकरात का है। और सुकरात की फिलोसफी यही थी कि वो किसी सवाल का जवाब सवाल से दे। अच्छा, मैं भी उनका फॉलोअर, ठीक है। उनको अपनी इस फिलोसफी के लिए जहर पीना पड़ा था उससे, हाँ, पड़ा, उनको मार दिया। तो मैं आपसे तो सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि पूरे विश्व में ऐसी ही जाति पर व्यवस्था है जैसी भारत में है, या कुछ अलग है? मतलब अलग अलग तो होगा ही सिस्टम, तो अलग अलग होगा। क्या पूरे विश्व में, यदि मैं आपसे इस बारे में बात करूं कि प्रोग्रेस के लिए जाति कितनी जरूरी है, और सबसे प्रोग्रेसिव कंट्री आज आप वर्ल्ड में किसको मानते हो प्रोग्रेसिव? कौन सा कंट्री सबसे प्रोग्रेसिव? हम ही हैं। सबसे प्रोग्रेसिव कंट्री आज वर्ल्ड में चाइना है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, चाइना में जाति तो छोड़िए, कोई धर्म भी नहीं है। अच्छा, वर्ल्ड में इकलौता कंट्री है। बुद्धिज्म को करते हैं ना वो तो? नहीं, आप पढ़िए। चाइना में जब कम्युनिस्ट पार्टी की माओ ने स्थापना की, लगभग 1960 के दशक में माओ को ये ज्ञान अपने तरीके से प्राप्त हुआ कि सबसे बड़ा मानव विकास में जो रोड़ा है वो जाति। तो माओ ने, हालांकि उनके तरीके से मैं सहमत नहीं हूँ, उन्होंने लगभग 10 लाख लोग उनके एरा में मरे जो धर्म को मानते। अच्छा,
आज चीन में लगभग 40% आदमी ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को कुछ नहीं मानते, वो फ्री उसमें मानते। बुद्धिज्म है, लेकिन वहां पे बुद्धिज्म भी ओपन बुद्धिज्म नहीं है। ओपन वहां पे आपका मुस्लिम उसका भी नहीं है। आप यदि वहां मंदिर बनाते हो, मस्जिद बनाते हो, कोई और मठ बनाते हो, आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। आप क्या बोल सकते हो उसकी भी परमिशन लेनी पड़ती है। वहां धर्म इस स्वच्छंद रूप में नहीं है जिस रूप में पूरे विश्व में। गेट कीपिंग है वहां पे, बहुत ज्यादा गेट कीपिंग, एग्जैक्ट आपने। तो ये तो धर्म है। पहले धर्म आया। धर्म क्यों आया? लोग कबीलों में रहते थे। शुरू में मनुष्य है, आप ये मानो 3 लाख साल पहले मनुष्य का यहाँ पे आया है उद्भव। और उसके बाद ये भी बड़ा रोचक है कि मनुष्य अफ्रीका में आया। अच्छा, सबसे पहले और लगभग 130 लाख वर्ष तक मनुष्य अफ्रीका में ही पनपा है। उनके लिए वही थी, उसके आगे धरती थी नहीं। लगभग 70,000 साल पहले मनुष्य अफ्रीका से निकल के बाहर गया और तब मनुष्य ने सोचना शुरू किया। और पहले जो भी समाज में एक बुद्धिमान आदमी हुआ, उस बुद्धिमान आदमी ने एक व्यवस्था देने के लिए धर्म की स्थापना। कोई भी धर्म मैं ऐसा मानता हूं वो ईश्वर की देन नहीं है। उस ईश्वर ने हमें बनाया, हमारे से पहले बहुत सारे जीव बनाए और 5 बार धरती का संहार हुआ, बनाता गया, मिटाता गया और आज 5 बार हुए। जब से धरती बनी है उसके 5 बार धरती का पूर्ण विनाश हुआ। बहुत कम जीव बच पाए। हमारे से पहले जो जीव इस धरती पे राज करते थे डायनासोर, हम नहीं थे उस समय। ये तो साइंटिफिक एविडेंस है। और जो मॉडर्न साइंस का एरा आप देख रहे हो, ये तो बस 500 साल, इसमें ही हमने इतनी चीजों की प्रगति की। और हमने बहुत सारे जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें लिखी हुई चीजों को जुटलाया है। जैसे हम मैक्सिमम धर्म ग्रंथ बात करते थे कि धरती के चारों तरफ सूरज चक्कर लगा। किसी धर्म ग्रंथ में कहते थे घोड़े पे बैठ के सूरज जाता है, किसी में कोई और वर्णन था। लेकिन अब बाद में पता चला तो उल्टी है। ऐसा कुछ है नहीं। इस चक्कर में तो कई लोगों को फांसी चढ़े हुए, कई शहीद हुए। कई शहीद हुए। हमारे भारत में भी हुए। हमारे भारत में भी कई लोग, आर्यभट्ट, वो ये बताने में कि धरती गोल है, घूमती है, तो इसमें शहीद हो गए क्योंकि उस टाइम मानते नहीं थे। तो इसलिए हम बात करते हैं, किसी व्यवस्था से टकराव हो गया ना उनका, तो फिर दुकानदारी बंद होगी। तो इसलिए मेरा ये मानना है ये जो जाति व्यवस्था ना, ये समाज की प्रगति में रोड़ा है। मैं इसके विरुद्ध। तो इसको इतना क्यों अडॉप्ट कर रखा है? मतलब आप भारतीय समाज को देखते हैं तो उसमें अडॉप्ट इतना क्यों कर रखा है कि भाई हम शादियां भी जाति दे के कर रहे हैं, हम विचार भी हमारा उसी में यही है, और तो और हमारे जितने भी बड़े लीडर्स होते हैं उनको भी हम कहीं ना कहीं उसी एरिया में बांध देते हैं। भाई ये ठीक है, फला आदमी जाति का आदमी ठीक है जी, उसको उसी नजरिए से देखते हैं। आपने बड़ा बढ़िया सवाल पूछा अनुज जी। बात क्या है, आप जिस जगह रहते हो, आप किसी एक जाति से संबंध रखते हो, तो आपके रीति रिवाज एक जैसे होते हैं। तो ऐसे रीति रिवाज में, ऐसे उसके अंदर यदि आप सेम जाति में शादी करते हो तो अडेप्टेबिलिटी की समस्या नहीं। अब हर एक मनुष्य जो जिस तरीके से जीवन जीता है, जैसे मैंने अपने जीवन में कभी अंडा, बीड़ी, सिगरेट या मांस का सेवन नहीं। अब मान लो मेरी शादी में किसी दूसरे धर्म की, जिस धर्म के अंदर या जिस परिवेश के अंदर ये सब खाने का कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ हो जाती, तो मेरी अडेप्टेबिलिटी में कितनी समस्या सारी। तो आप इस जाति व्यवस्था को उस शादी और उससे मत जोड़ो। अच्छा, बेसिकली हरियाणा में जितने भी लोग रहते हैं वो सब हरियाणवी हैं, उसकी कोई जाति नहीं होनी चाहिए। यदि हरियाणा वालों का हरियाणा में शादी होगी, किसी हरियाणवी से ही होगी, समकक्ष से होगी, जो इकोनॉमिकली भी उसी लेवल पे हो, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो ये अकेला नहीं। हमारे तो जब शादियां होती हैं अपन ये भी देखते हैं कि भाई लड़की के या लड़के के पिछले 3-4 पीढ़ियों का क्या हिसाब किताब रहा है।
और अच्छे आदमी कभी भी वो उसको बोलते हैं अपने बेमेल शादी नहीं करते, कहते बेमेल टिकेगी नहीं। तो वो बेमेल का मतलब यही है कि आपकी आर्थिक सामाजिक स्थिति एक जैसी होती है तो तब यदि आप शादी करते हो तो ज्यादा टिकती है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि सामाजिक स्थिति है, जातिगत नहीं है। जातिगत नहीं, ये सामाजिक स्थिति है। अब जाति एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, साइंस ने देखो कितनी तरक्की की। इसमें अक्सर में करते हैं कि यदि जाति व्यवस्था हम बात करते हैं, मनुस्मृति की आपने शुरुआत में अपने इंट्रोडक्शन में बात की। अब मनुस्मृति में भी विद्वानों ने लिखी है, उस समय के विद्वान थे। अब जब जो भी विद्वान है वो तो शाना आदमी है, वो अपनी मोनोपोली रखेगा। हर एक पिता को ये लगता है कि मेरे बाद मेरा बेटा ये कोई है, तो वो अपनी मोनोपोली रखने के लिए उसमें लिख दिया, तो जातियां बना दी। सबसे शाणे जिसने लिखी थी ब्राह्मण हो गया, जो राज करते थे राजा हो गए और क्षत्रिय। उसके बाद जो उनके व्यापार करते थे वो वैश्य, ये सारे इंपॉर्टेंट है, वो सब दिमाग का काम करते हैं, सोचने का काम करते हैं। और मैं कई बार बाई चांस मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ उसके हिसाब से मैं जाट हूँ, धर्म के हिसाब से मैं हिंदू हूँ। तो जब मैं ये सोचता हूँ, जब मैंने इसको पढ़ा मनुस्मृति को, तो जो जाट है ना वो अपने आप को क्षत्रिय मानता है। वो क्षत्रिय नहीं है, वो शूद्र है। जो भी मनुष्य है इन तीन जातियों के नीचे काम करता था, वो सारा मनुष्य उन्होंने शूद्र में ला दिया। अब आप उठा के देखो, ब्राह्मण जो उन्होंने पहली दी, क्या उसके अंदर कोई जाति है? उसमें तो सिर्फ एक है, ब्राह्मण, सिर्फ गोत्र है अलग। यदि हम बात करें क्षत्रिय की, क्षत्रिय में सिर्फ राजपूत है, राजा के पूत नाम ही वहां से आया, सिर्फ वो है, सिर्फ उनके गोत्र है। और जो वैश्य में आते हो सिर्फ बढ़िया है, सिर्फ गोत्र है। बाकी जितने बच गए वो सब सबकास्ट है। ये सिर्फ हमारा नहीं, पूरे विश्व में ही राज करने की प्रथा ऐसी ही थी। अच्छा। यदि आप बात करें यूरोप की, वो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उस टाइम में, वहां पे भी यही व्यवस्था थी। वहां पे इसका नाम दिया क्लार्की, नोबेल्टी और सारे बाकी आम आदमी। तो वहां पे क्लार्की यही जो चर्च वाले हो गए, नोबेलिटी राजा और राजघराने और बाकी आम आदमी। अब जो पीजेंट्री क्लास बोलते थे इसको, ये पीजेंट्री मीन्स जो हाथ का काम करते हैं सारे सब तरीके के, वहां पे भी यही था। इन्होंने अपने लिख दिए धर्म के, और सबके ऊपर पीजेंट्री पे 10% टैक्स, किस नाम का? धर्म के प्रचार के नाम का। नोबिलिटी ने अपना टैक्स, और ये दोनों जातियां टैक्स नहीं दे वहां की। तो ये सिर्फ आप इंडिया को दोष नहीं दे सकते, ये उस समय के विद्वान लोगों ने अपने हिसाब की व्यवस्था बनाई थी। लेकिन यदि आप ख्याल में लेफ्ट राइट भी वहीं से निकला, लेफ्टिस्ट। हाँ, पढ़े आप, इसका मतलब लेफ्ट फ्रेंच क्रांति की, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की देन है, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। यदि आप इस पे, तो ये बड़ा रोचक विषय है ये। वैसे क्या हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, ये लगभग 19 में करेक्ट हो तो 1980 के आसपास की बात है ये, 1779 के आसपास, 1700। वहां पे लड़ाई यूरोप की इंग्लैंड के साथ चल रही थी, तो उस लड़ाई में काफी युद्ध में खर्चा तो होता है, तो बहुत खर्चा हो गया। और वो जो राजा थे उनकी रानी बहुत खर्चीली थी, खूब खर्चा हो गया। और ना नोबिलिटी टैक्स देती, ना क्लार्की टैक्स देती, टैक्स सारा आम जनता से। वहां पे उस टाइम में एक आटे की लड़ाई भी हुई थी, आटे की लड़ाई। अच्छा। उसको इसी के नाम से, फ्लोर वार के नाम से जाना। तो स्केर्सिटी होगी फूड की, तो अलग अलग लोग आए, इसके चक्कर में कई वित्त मंत्रियों की उस जमाने में कुर्सी गई। तो राजा एक चीज तो चाहता था कि यार ये बात तो ठीक है जो आम जनता कर रही है, टैक्स तो सारा हम दे रहे हैं और आपके पास सारी वेल्थ इकट्ठा होगी, 96% आदमी टैक्स दे और 4% मौज ले। तो लोगों ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। तो उस रिवॉल्यूशन में पहले कितनी सुंदर व्यवस्था बना रखी थी। उन्होंने कहा भाई 3 वोट होंगी, एक क्लार्की की वोट, एक वोट जो होगी नोबिलिटी की, और एक पीजेंट्री की। फिर भी वहीं पे और जो भी डिसीजन होगा
वो मतलब मेजोरिटी से होगा। मेजोरिटी में दो मेजोरिटी तो हमेशा दो उधर, ठीक 4% वाले मेजोरिटी होगी। तो आम लोगों को ये बात समझ में आई, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये व्यवस्था गड़बड़ है, आप संख्या बढ़ाओ। तो राजा ने मान मून के उनकी बात, उनको कहा कि ठीक है मैं करता हूं ऐसा एक व्यवस्था कि 600 तो पीजेंट्री से आ जाएंगे, 300 नोबिलिटी से आएंगे और 300 क्लार्की से, और फिर डिसीजन लो, और यदि डिसीजन एट पार हो गया तो राजा की वोट इंपॉर्टेंट। तो जब वो पहली बार वो सभा बुलाई वो आई, तो राजा के लेफ्ट में जो लोग बैठे थे वो पीजेंट्री वाले थे, जो समाजवाद की बात करते थे, जो ये कहते थे कि भाई मैं जितना टैक्स दूं दूसरा भी उतना ही दे, सारे मनुष्य बराबर होने चाहिए। और जो दूसरी तरफ राइट में बैठे थे वो धार्मिक लोग क्लार्की थे, या वो राजा लोग नोबिलिटी थे। राजा बात करता है जैसे जो एक धार्मिक उन्माद होता है, एक राष्ट्रवाद का उन्माद होता है। तो जहां पे भी वर्ल्ड में किसी भी धर्म के लोग कोई धार्मिक आंदोलन चलाते हैं, इसलिए उनको राइट विंग बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम वो राजा के राइट में बैठे थे। तो ये राइट विंग लेफ्ट विंग वहां से आई। तो हम वापिस अपने विषय पे आए। तो जब हम बात करते हैं कुदरत ने, जो ईश्वर हम एक मानते हैं परमात्मा, उस परमात्मा ने वास्तव में जहां पे जाति की जरूरत थी जाति बना रखी। मतलब आदमियों के अलावा भी है कहीं? हाँ बिल्कुल है। मधुमक्खी आप देख सबसे जो आप देखते हो 4-5 प्रजाति हैं। दीमक, आपकी ततैया, मोल रैट, एक रैट होता है जो नीचे ही रहता है, ये सारे के सारे के अंदर जाती है। कैसे? जैसे आप मधुमक्खी है, आप एक मधुमक्खी का छत्ता देखें, मधुमक्खी के छत्ते में रानी मक्खी एक होती, वो कोई काम नहीं करती, उसका एक काम है बच्चे पैदा करना, और वो अपने छत्ते को सिर्फ 2 ही अवसर पे छोड़ती है। पहला जब उसको मेटिंग करनी होती है बच्चे पैदा करने के लिए, और दूसरा जब उसको छत्ता एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है स्थान परिवर्तन के लिए। अदरवाइज वो छत्ते में रहती है, वहीं मर जाती है। और वो 2 साल से 5 साल उसकी लाइफ है। और उसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी की है वो वर्कर बी कहलाती है, वो भी मादा होती है, बट ये रानी मक्खी उन सारी मादाओं को स्टेराइल कर देती है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, बांझ करती है। सारा काम वो मक्खियां करती है। अटैक भी जब आपके कहीं से तोड़ने जाते हो वही मक्खियां करती है, और वही सारे शहद इकट्ठा करना, बच्चों का पालन पोषण करना, सबका। इसके अलावा तीसरे टाइप के होते हैं ड्रोन, वो नर होते हैं। उन ड्रोन का एक ही काम है, उनको मेटिंग करनी है। ना वो किसी को काटते, ना वो किसी की रक्षा करते, उनका मेटिंग का काम कुदरत ने बना रखे है ऑटोमेटिक। रानी मक्खी, और देखो कितना बढ़िया रानी मक्खी जब निकलती है मेटिंग के लिए पहली बार, जो ड्रोन उससे मेट कर लेता है वो ड्रोन तुरंत मर जाता है। इतनी लाइफ है, इतनी लाइफ है उसको मेट करना है। वैसे भी वो 2 से 5 हफ्ते मर जाता है, बट मेटिंग करते तो तुरंत मर जाएगा। तो मेटिंग करती है, और एक रानी मक्खी, आपको आश्चर्य होगा, एक दिन में 2000 अंडे भी दे सकती। और वो जब एक बार जीवन में वो मेटिंग भी एक बार करती, एक बार जब वो मेट करती है उसी में स्टोर कर लेती है अपने अंदर, फिर वो अपनी पूरी लाइफ अंडे देती रहती। तो ये 3 बिल्कुल अलग अलग जातियां हैं, काम के आधार पे हैं। ये एक रानी मक्खी का काम है बच्चे पैदा करना, दूसरी जो वर्कर भी है उनका काम है छत्ता बनाना, उसकी रक्षा करना, सफाई करना, शहद इकट्ठा करना। ड्रोन जिसकी काम है सिर्फ प्राणी के साथ मेट करना। जो मनुस्मृति है तो उसमें भी जो उनके समर्थक है वो भी यही कहते हैं कि एक व्यवस्था दी गई है जाति। अनुज जी, ये या तो आप भोले ज्यादा हो आप जिस तरीके से सवाल पूछ रहे हो, क्या व्यवस्था दी गई? इस व्यवस्था को मैं ठीक तब वो बोले कि कर्मों के आधार पे दे दिए हमने, जिसके जैसे कर्म थे वो दे दिया हमने, क्या दिक्कत? इसको मैं ठीक तब तो मान लेता कि आप जो कह रहे हो कर्म के आधार पे, ये छलावा है, और ये समझदार लोग हमें छलते आए हैं। मान लो कर्म के आधार पे होती तो क्या होना चाहिए था? एक ब्राह्मण का बच्चा पैदा हुआ, एक राजपूत का हुआ, एक किसी शूद्र का हुआ, वो सारे इकट्ठे किए जाते और उन सबको इकट्ठी एक जैसी शिक्षा दी जाती। जन्म से तो नहीं था ना, उन्होंने क्या कहा? कर्म से। तो उन सबको आरंभिक शिक्षा जब वो 21 साल के होते तब तक की शिक्षा इकट्ठी देते,
उसमें से जो ज्यादा अच्छा पढ़ाई में होशियार होता उसको ब्राह्मण बना देते। उसमें जो तीर जो लड़ाई में या किसी राजकाज में अच्छा होता उसको राजपूत या उसको क्षत्रिय बना देते। ऐसा तो कहीं नहीं था। हमेशा क्या है, अब देखो कितनी स्मार्टली कह दिया जी हमने तो कर्म के आधार पे कर रखी है, कर्म पहले ही फिक्स हो गया। अब फिर आगे क्या लिखा कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण के बच्चों को है। मैं शूद्र के घर हो गया तो मुझे शिक्षा मिल ही नहीं सकती, वंचित कर दिया। तो कहां से होगा जी ये कर्म के आधार पे? वो तो आपने पार्शियल रोक दिया। तो ये ऐसा ही समाज में कुछ समझदार लोगों ने ऐसे ही धर्म बनाए हैं, ऐसे ही जातियां बनाई हैं अपनी व्यवस्था को स्थापित रखने के। तो फिर किस तरीके से अब धार्मिक वैधता और जातीय वैधता हमें समाज में तो आगे बढ़ ही रही है ना, घट तो रही नहीं। खासतौर पे मैं फिर इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे अभी भी वही चीज़ें यूं की यूं बनी हुई हैं और हम ओवरऑल कोई भी मामला बड़ा मामला होता है तो फिर हम उसी हिसाब से उसको तोलते हैं, उसी तराजू में जाति के। ये तो फलां आदमी है, फलां जाति का। ये मान लो कि एक आंदोलन भी हुआ था, उसमें एक प्रॉपर जाति का नाम लेके उसको इग्नोर कर दिया गया बाकी। तो ऐसा चीज़ हो रही है, तो वो किस तरीके से देखते हैं आप कि वो कितना ठीक है, वो किस तरीके से ठीक हो सकता है, गलत है तो? अनुज जी, राजा का तो हमेशा एक ही कर्तव्य है, राज कर, वो तोड़ के राज कर। हम ये किसी को कह लें, हम ये कहते जो हम बात करते थे कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, राजा लगभग इसी पॉलिसी को अपना। आप उठा के देख लो रोम के राजाओं की हिस्ट्री, भाइयों ने भाइयों को मारा है, पुत्र ने पिता को मारा है, राज के लिए लड़ाई हुई है, राज के लिए अपना खून नहीं बख्शा है। हमारे यहाँ के सम्राट अशोक की बात कर लो, हमारे यहाँ पे औरंगजेब की बात कर लो, किसी राजा को उठा लो, झगड़ा टॉप पे पहुंचने का, टॉप पे फिर सस्टेन करने का। अब सस्टेन कैसे करोगे? तो धर्म जो है ना, कई विद्वानों ने कही है धर्म एक अफीम है और इसको जो भी खाता है वो आनंद में रहता है। अब मैं अक्सर मेरे स्टूडेंट से जहाँ मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं भी पैदा हिंदू धर्म में हुआ हूँ, हिंदू हूँ, वो इसलिए तो कहता हूँ ना, अभी आप है तो साइंस के, लेकिन दर्शन शास्त्र धर्म सारी चीजें बात करते हैं। नहीं, वो बात इसीलिए करते हैं कि फिजिक्स का आदमी नहीं बात करेगा तो कौन करेगा? हम तो नेचर और नेचुरल प्रोसेसेस को समझते हैं, उसी पे तो बात करते हैं। अब एक कहानी हमें बचपन से सुनाई जाती है, आज उस कहानी को मैं आपको एक तरीके से सुनाऊंगा और आप मेरी बात से सहमत होगे पक्का। पहले एक हमारे नहीं, जब देखो क्या है कि मैं इस हिंदू परिवेश में यहाँ पैदा होने के कारण मैंने ज्यादा तो हिंदुत्व को ही जिया है ना, तो हमारे को बहकाते थे। मैं आज बहकाना वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत हार्ड वर्ड है, लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ कि भाई सतयुग ऐसा था, वहां तो कोई झूठ भी बोल देता था तो उसको ताप चढ़ जाता था, बुखार हो जाता। सुना है ना आपने कि वो तब तो झूठ बोलने पे मर भी जाता था। आजकल कोई झूठ बोलता बुखार भी नहीं चढ़ता। सबसे बढ़िया युग मानते हैं, सबसे बढ़िया मानते हैं, बहुत अच्छा युग मानते हैं। और उसकी एक कहानी हमें सुनाई जाती है, उसकी कहानी सुनाई जाती है राजा हरिश्चंद्र की। सुनी होगी आपने? पहले तो मैं कहानी सुनाता हूँ, फिर उस कहानी के अंदर अपना नजरिया बताता हूँ। अब राजा हरिश्चंद्र की कहानी कहती है, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र थे, ठीक है, सुनी तो है, सब नहीं सुनी? सुनी है ना? तो नया क्या है वो? नया क्या है वो बताऊँ? देखो, नया बताने के लिए थोड़ी कहानी तो बताओ, सुननी पड़ेगी थोड़ी सी, इतना तो टाइम लूंगा मैं। तो राजा हरिश्चंद्र की जो कहानी है उसमें कहते हैं भाई राजा बड़ा सत्यवादी थे राजा हरिश्चंद्र। उनको सपने में दुर्वासा ऋषि उनको दिखाई दिए। उन्होंने कहा भाई तू सारा राजपाट मुझे दे दे। उन सपने में हाँ भर के दे दिया, कहा कि इसके अलावा मुझे 100 रुपये और चाहिए। उन्होंने 100 रुपये भी दे दूँ। सुबह सुबह दुर्वासा ऋषि जी आ गए, जब राज में बैठा, उन्होंने कहा कि भैया अपना तूने तो रात को दिया था। बोले हाँ जी महाराज लो। बोला भाई 100 रुपये और रहने हैं। उसने कहा जी 100 रुपये? बोला भाई लाओ कोष में से। दुर्वासा जी हंसने लगे, बोले भैया पहले तो तेरे से राज लिया है, तो राज ले लिया तो कोष तो मेरा है, तेरे कहाँ से हो गए 100 रुपये? उन्होंने कहा बात तो ठीक है। उन्होंने कहा अब क्या करें? उन्होंने वो गए मार्केट में और उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को बेच दिया। वो 80 रुपये में बिके। उनको एक मिश्रा जी ले गए, ब्राह्मण के घर गए। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बोली लगाई। उनको एक शूद्र ने खरीदा 20 रुपये में और 100 रुपये इकट्ठे करके, कि सत्यवादी राजा थे, प्रॉमिस कर रखी थी, दे दिए।
फिर उनको खाना ठीक नहीं मिलता था राजा हरिश्चंद्र को, और दुर्वासा ऋषि परीक्षा ले रहे। तो एक दिन उनकी पत्नी नदी के ऊपर कपड़े धो रही और वो पानी भरने गए और मटका उनसे उठे ना, क्योंकि दुर्बल हो गए थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि थोड़ा हाथ लगवा दे भाई, ठीक हो तुम सब बढ़िया। क्योंकि पत्नी ने मना कर कहा मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो जाए, मैं तो ब्राह्मण के घर काम करती हूँ, तुम शूद्र के घर काम करती हो, तुम तेरा मटका नहीं उठवा सकते। पकड़ गया। फिर उसके बाद वो तो बताते कहते हैं, आगे कहानी बढ़ती है कि दुर्वासा ऋषि ने बेटे को डंक मार दिया सांप बन के। तो वो उनको जब अंतिम क्रिया करने पहुंचे, वो शूद्र के वहां पे पहुंचे, उसने कहा मैं तो चढ़ाने नहीं दे सकता। बोली क्यों, तेरा बेटा है? बोले बेशक मेरा बेटा हो, यहाँ मैं वचन से बंधा हुआ हूँ, 1 रुपया लूंगा, 1 रुपया लेने के बाद चढ़ाने दूंगा। ये सारी कहानी है। अब फिर ये तो कर्म था ना, उनकी ड्यूटीज थी ना सर। हाँ ड्यूटीज थी। क्या दिक्कत थी? दिक्कत सुनो ना, अब इसका मतलब यदि इससे मैं सोचूं, पहली बात उस समय मनुष्य बिकते थे, मतलब दास प्रथा थी ना। अब मेरे आप बताओ। हाँ, भाई जब कोई बिकता था आज कोई तो दास प्रथा थी ना। दूसरा आपने खुद ही बीच में बता दिया था कि जब वो उसकी पत्नी वो ब्राह्मण के घर रह के ही सिर्फ उसके मटके को हाथ नहीं लगवा रही थी, बताओ उस मटके में क्या हो जाता। मतलब वो तो चरम पे था ना, क्या मतलब जातिवादी चरम पे थी। और तीसरा टैक्स इतने ज्यादा थे कि कोई मरे हुए का दाह संस्कार भी नहीं कर सकता था बगैर पैसा दिए, टैक्स दिए। तो क्या ऐसे युग की, मैं तो ये कहता हूँ सतयुग कभी नहीं आना चाहिए। कलयुग ही ठीक, कलयुग बहुत अच्छा है यार, कम से कम ये टैक्स तो नहीं है, जाति प्रथा इतनी तो नहीं है, तो बहुत खत्म हो रही है। तो जातियां आप देख रहे हो, जैसे एजुकेशन जाएगी, एजुकेशन बढ़ेगी, ऐसे ही धर्म भी घटेगा और जाति। तो इसलिए मैं तो आज के युग में एक ही मसाल लेके चला हुआ हूँ, आपको बेहतरीन शिक्षा देनी है समाज में। जैसे ही आप शिक्षा और स्वास्थ्य ठीक कर देंगे, जाति भी टूट जाएगी और धर्म भी टूट, फिर मानवता आएगी। असली चीज मानवता है, तो आपको एक अच्छा मनुष्य बने। तो अब क्या देखते हैं भी समाज में क्या क्या हर्डल्स हैं, और ये कब तक क्या टाइमिंग मतलब हम मान के चल सकते हैं कि 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी या फिर 10 साल 15 साल कुछ तो है? अनुज जी ये अंदाजा लगाना तो बहुत मुश्किल है। अब इसमें बहुत सारी डेमोक्रेसी की बहुत लिमिटेशंस हैं। तो ये मैं कहूँ कि ये 5 साल में 10 साल में बदल जाएगा। लेकिन इसमें हम खुद क्या करें, मतलब हम शुरुआत तो खुद से ही करें ना, कि हम उम्मीद तो करें पूरे समाज से और खुद बदले ना। देखो जैसे मैंने और मैं बड़ी सुचिता से निभा रहा हूँ, और ये निभाने का जो मेरे अंदर बोध पैदा हुआ, इसका महात्मा गांधी जी को श्रेय जाता। कैसे? अब महात्मा गांधी जी आपकी एज से तो ना, देखो किसी का श्रेय जरूरी नहीं है कि उसके साथ रहने से हो, उसकी विचारधारा को सुनने से समझने से भी आता है। मैं ऐसा मानता था पहले कि महात्मा गांधी जी बहुत बोगस आदमी, ऐसा मानते, ऐसा मान लो, ये सोच थी आपकी? ये सोच थी, ये मेरी नहीं, बहुत सारों की होती है। ये मेरे इधर के जो दिल्ली की बेल्ट के, हम इधर लगते हुए हमारे हरियाणा के जो गांव के जो बच्चे थे, इन सब की सोच थी। हमें बचपन से ये बात पढ़ाई जाती थी कि हम अंग्रेजों से आजाद हो जाते यदि भगत सिंह जी बच जाते, यदि सुभाष चंद्र जी बच जाते, और महात्मा गांधी ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, क्योंकि हम लड़ाकू तरीके के है ना। बस वो देखो वो कैसे, अच्छा उसका भी मेरे मन में जो भाव आता है, जब मैं आज सोचता हूँ कि वो सोच हमें कैसे मिली। वो सोच हमें मिली जो हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान से यहाँ आए थे, उन्होंने उस टाइम के अंदर उनके साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ पाकिस्तान में, उनकी सारी जमीन जायदाद लूट के आए बेचारे, उनके साथ बहुत अत्याचार हुए। यहाँ आने के बाद हमने भी अत्याचार किए। तो उन लोगों को ये लगता था कि ये सब अत्याचार गांधी वगैरह के कारण हुए हैं, कांग्रेस के कारण हुए हैं, तो वो लोग इसके खिलाफ थे। तो जो हमारे अंदर प्रचार आया, मेरा मानना ये प्रचार उनके मार्फत हमारे अंदर आके, वो गाँव में बसे थे हमारे। जब मैं छोटा सा था तो हमारे कहते थे कि पाकिस्तानियों की दुकान से ले आओ, तो ये सारी चीजें वहां से आई। पर जब विचार कैसे बदला फिर? हाँ, मेरा विचार, आई एम ब्लेस्ड, और आपकी हमारी पीढ़ी बहुत ब्लेस्ड है। जितने टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन हमने देखे हैं ना, जब हम थे तब कोई मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, टीवी नहीं था, कुछ नहीं था, और उसके बाद सब कुछ आ गया। वो देखे। दूसरा,
इस परिवेश के लोगों ने दो ऐसे आंदोलन देखे। वो आंदोलन देखने के बाद मेरा एकदम जीवन को सोचने का नजरिया बदल गया। मेरा महात्मा गांधी जी के बारे में सोचने का नजरिया बदल गया। हालांकि मेरे को जेएनयू में पढ़ने का मौका मिला, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, और जेएनयू तो क्या बेहतरीन यूनिवर्सिटी। बिल्कुल। हमारे हर वीकेंड के ऊपर कोई ना कोई पॉलिटिशियन, यू नेम ए पॉलिटिशियन, आडवाणी जी हमारे आते थे हॉस्टल में। वहाँ पे तो हर विचारधारा को सभी, मुकुल वासनिक जी आते थे, ऑस्कर फर्नांडिस जी आते थे। मैं खुद रूबरू जिनसे मिला हुआ हूँ, इन सब से मिला हुआ हूँ, ये सब आते थे। तो लेकिन मेरी फिलोसफी में परिवर्तन आया दो आंदोलन से। मैंने अपने जीवन में दो आंदोलन देखे मैच्योर होने के बाद। एक मैंने देखा 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन, जिसका एपी सेंटर रोहतक ही था जहां मैं रहता हूं। अब वो आंदोलन के अंदर आम जनता का गजब का पार्टिसिपेशन था आसपास का, लेकिन वो आंदोलन उग्र हो गया, उसमें गोलियां चल गई, और इधर जाटों की तरफ से भी हो गया, पुलिस की तरफ से भी हो गया। अब मैं इस विवाद में तो नहीं जाऊंगा शुरुआत किसने की, लेकिन वो आंदोलन उग्र हो गया। उग्र होते ही उस आंदोलन की जो आयु है 5 दिन भी नहीं रही, 5 दिन में आंदोलन खत्म हो गया। और आज तक, आज हम 25 में बैठे हैं, आज तक जाट आरक्षण का नाम लेवा नहीं है कोई। आंदोलन ऐसा खत्म हुआ जैसे गधे के सिर से सींग गए। दूसरा आंदोलन हमने देखा, मोदी जी आसपास इस एरिया के, इस एरा के सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री हैं, जिनको एक कहा जाता था कि उनका लिया हुआ डिसीजन चेंज नहीं हो सकता। मैंने देखा किसान आंदोलन, जब किसान आंदोलन हुआ मैं भी ये सोचता था ये चलेगा नहीं, मोदी जी के आगे टिकेंगे नहीं। और उस किसान आंदोलन जो 1 साल चला, उसकी जो असली ताकत थी वो महात्मा गांधी की दी हुई अहिंसा थी। किसी ने कितने ही प्रयास किए उसमें हिंसा डालने के, हिंसक नहीं हुआ आंदोलन। ये इसने मेरा पूरा परसेप्शन चेंज किया। तो फिर मैंने, कोविड आ गया, फिर मैंने उसी टाइम में, किसान आंदोलन के टाइम में मैंने महात्मा गांधी जी को पढ़ा। जब महात्मा गांधी जी को पढ़ा तो मुझे अपनी अज्ञानता पे हंसी आई। यार मैं तो बहुत अज्ञानी था, इतने बड़े संत के बारे में सोचता क्या था। यदि आप बात करोगे शहीद भगत सिंह की, यदि उनको भी आप देखोगे, उनका आखिरी जीवन, शहीद भगत सिंह जिस दिन वो धुएं के बम लेके गए, उस दिन शहीद भगत सिंह असली बम भी लेके जा सकते थे, बिल्कुल जा सकते, और उन लोगों को मार सकते थे। और शहीद भगत सिंह ने भी अपना आखिरी जीवन में अहिंसा को ले लिया था। उनका बम फोड़ने का उद्देश्य, जब उनसे पूछा गया, सिर्फ उनका अंग्रेजों को जगाना और पूरे विश्व का ये ध्यान आकर्षित करना था कि वो हम इंडियंस के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। किसी को मारना नहीं था, हिंसा नहीं था। उन्होंने भी अपना जीवन बदल लिया था, और इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी फिलोसफी, बहुत बड़ी बात। तो वो जब महात्मा गांधी जी को मैं पढ़ रहा था, उनकी अहिंसा, जब मुझे ये सब कोरिलेट हुआ, तो एक प्रसंग आया वहां पे। क्योंकि एक औरत, महात्मा जी का नाम हो रहा था, एक औरत अपने बेटे को लेके पहुंची महात्मा जी के पास। तो कहती है, महात्मा जी ये झूठ बहुत बोलता है, आपका बड़ा नाम है, आपका प्रभाव है, इसको शिक्षा दो, ये झूठ ना। महात्मा जी बोले, ऐसा है बहन, 1 हफ्ते बाद फिर मैं इसको प्रवचन दूं, झूठ ना बोल। वो दूर से आई थी गांव से बेचारी, चलिए 1 हफ्ते बाद आई, गई, जाके बैठी। तो महात्मा गांधी जी बोले उस बच्चे को हाथ फेर के, बोले बेटा झूठ मत बोला, मतलब ये बात। और फिर दूसरे काम में लग गए। तो दूसरे काम में लग गए तो और सोचे कुछ और बताएगा, कुछ नहीं बताया। बोली महात्मा जी मैं इतनी दूर से आती हूँ, यही बात है, 1 हफ्ते पहले क्यों ना बता दी। तो महात्मा जी हंसे, मुस्कुराए, बोले बहन जब तू आई ना तब मैं भी झूठ बोलता था, अब 1 हफ्ते से मैंने झूठ बोलनी छोड़ी है, और मेरा यकीन मान बहुत मुश्किल। तो मैं किसी को कोई प्रवचन तभी दे सकता हूं जब मैं उसको अपने ऊपर लागू कर लूं। तो मैंने अनुज जी उसके बाद अपने जीवन में ठान कि जो मैं किसी को बोलूंगा ना, पहले उसको अपने आचरण में लेके। तो आज मैं जहां भी लेक्चर लेता हूं और जब भी लेता हूं, पहले तो खुद एक कसम खाई, मैं किसी के साथ जाति, धर्म, वर्ण या क्षेत्र के आधार पे नफरत नहीं। हाँ, मैं जिस एरिया में पैदा हुआ हूँ, जिस देश में पैदा हुआ हूँ, जिस परिवेश में पैदा हूँ, उससे प्रेम करूँ। प्रेम की कोई मनाही नहीं है, लेकिन नफरत का अधिकार नहीं है।
तो मनुष्यों को सबसे पहले नफरत छोड़नी। और मैं जैसे एक जमाने में न्यूटन ने जब पेड़ से एप्पल गिरता देखा, उन्होंने एक थ्योरी दी थी। ऐसे ही मैंने भी अपनी एक थ्योरी फिजिक्स के मार्फत इन सभी चीज़ों पे एक थ्योरी डेवलप की। आजकल मैं उसके प्रचार पे लग रहा हूँ, तो किसी दिन आपके पास फिर आएंगे, उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। मैं इसके बाद आपसे चर्चा करूँगा। तो ऐसे ही कई बार एक सवाल मेरे से जब मैं लेक्चर लेके आता हूँ तो पूछते हैं कि क्या आप राक्षस, मनुष्य, देवता मानते हो? तो मेरा जवाब है मानता हूँ, पर उस रूप में नहीं मानता जिस रूप में किताबों में लिखा। किताब किसने लिख रखी है? आप जैसे हमारे जैसे विद्वान लोगों ने लिख रखी है। जिसने थोड़ी सी समझ होगी उसने किताब लिख दी। तो ये थोड़ी है कि राजा रामचंद्र जी जिसको हम भगवान मानते हैं उसने कोई किताब लिख रखी हो। ठीक बात। उसने कुछ नहीं लिखा, किसी ईश्वर ने कुछ नहीं लिख रखा, सब मनुष्यों ने लिख रखा है। समझदार मनुष्यों ने उस परिवेश के हिसाब से बढ़िया चीज लिख रखी है। यदि उनको आज के परिवेश से चेक करोगे, ना कोई मोबाइल ना कोई टीवी, कुछ नहीं मिलेगा उनमें। वो आज है तो वो सब अलग है, उसका परिवेश अलग है। तो मेरा ये मानना है, मेरी फिलोसफी के हिसाब से, जो मनुष्य ईश्वर ने बनाया ना, ये आखिरी प्राणी है मनुष्य, ईश्वर का बनाया हुआ। तो ये मनुष्य बनाया है, ये इस पृथ्वी के रक्षक के तौर पे बनाया है। यदि हम छोटी सी सिंपल शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँ, तो जैसे हम बात करें, सोचें जिसने बनाया होगा वो कुछ क्रिएटिव चीजें करता है। यदि सारे पेड़ हों तो धरती पे पेड़ ही पेड़ हो जाए, कुछ मजा आ नहीं आया। ठीक बात। तो फिर उसने हो सकता है ये बनाए होंगे कुछ अपने हिरण वगैरह, पेड़ा न खा ले। अब वो ज्यादा हो गए तो सारे पेड़ खा गए, फिर हिरण मर गए। फिर अगली व्यवस्था शेर बना दो, चलो ये हिरणों ने खा खूगा बैलेंस कर लेंगे। अब शेर ज्यादा हो गए, सारे हिरण खा लेंगे, फिर पेड़ रह गए, फिर शेर भी मर जाएंगे। फिर समझ में आई होगी उसका एक ऐसा बना जो संतुलन करते, तो संतुलन करने वाले हम हैं, इंसान। तो अब इंसान के अंदर जब ईश्वर ने शुरू में बनाए होंगे वो न्यूट्रल थे। फिर जिसको मजा आने लगे दूसरे को पीड़ा देने में, जिसने किसका कुछ नहीं बिगाड़ा, यदि उसको कोई पीड़ा मिलती है और उसको मजा आता है, वो राक्षस। और जिसको दूसरे को कोई पीड़ा हो रही है उसे कोई लेना देना नहीं है, उसको अपनी पीड़ा से और अपने से ही मतलब है, वो मनुष्य है। और फिर एक ऐसा, उसको किसी की भी पीड़ा के अंदर आनंद नहीं आता, किसी को भी पीड़ा हो उसको दुख महसूस होता है, दूसरे की खुशी में खुशी महसूस होती है, वो देवता है तो हम ही। तो ये आप हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। तो आप किसी भी समय राक्षस से देवता बन सकते हो, मौका है सबके पास। लेकिन अच्छा ही बनना चाहिए आदमी को। तो अब वो उसी में बीच में हमारी चर्चा इधर चली गई थोड़ी सी, लेकिन उसमें सवाल यही था कि जो जाति जो सिस्टम हमारा है, तो कास्ट सिस्टम, तो वो क्या करें हम, कब तक हो जाए, वो उसी के बीच में थोड़ा सा हमें क्या प्रयास करने चाहिए, हम इंक्लूड कर दें। जी जैसे मैंने आपको बताया, पहला हम सबको एक प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम जाति, धर्म, वर्ण, क्षेत्र के आधार पे किसी से नफरत नहीं करें। हम पृथ्वी के रक्षक हैं, हम पहले ये चीज समझ लें, और हम देवता की तरफ बढ़ें, दैवीय गुणों को बढ़ाएं, और इसके साथ ही हर एक आदमी तक जितना जिसका सामर्थ्य है एजुकेशन को बढ़ाओ। यदि सभी एजुकेटेड हो जाएंगे तो उसको, अभी एक इसको ही आप यदि कोरिलेट करो, कई बार एक बड़ा वैसा विचित्र पर्सन जो धर्म की बात करते हैं उनसे मेरा कई बार अक्सर हो जाता है, मेरा तो कई बार एनकाउंटर होता है। तो कहते हैं जी मुसलमानों की तो 10-10 शादियां होती हैं और इतने इतने बच्चे होते हैं। तो मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ, एक तो ना कहीं सुनी ना माने, ठीक बात, तर्क करें, क्वेश्चन पूछें, प्रवेश को देखें। यदि एक मुसलमान 10-10 शादी कर रहा होता तो मुस्लिम एरिया का सेक्स रेशियो कितना होता? जो हम आज कहते हैं कि भाई 983 983 वर्सेस 1000, मतलब 1000 पुरुषों पे 983। यदि एक मुस्लिम 10 ब्याह कर रहा होता तो वहां पे तो 983 की बजाय 10,000 होना चाहिए था। ठीक बात। क्या है? नहीं है। पूरे भारत में कहीं पे भी है? नहीं।
भाई उनका धर्म उनको अलाउ करता है, सिर्फ इतनी सी बात है। इसका मतलब ये नहीं, इतनी उनके भी लड़कियां ऐसे ही कम है। दूसरा जब आती है कि एक आदमी 10-10, अरे यार मेरे पिताजी, जब मेरे दादाजी एजुकेटेड नहीं थे, मेरे पिताजी 8 हैं, आप भी अपने पीछे दादा में पिता में चले जाओ, थे ना 6, अब आपके तो नहीं है, मेरे भी नहीं है, अब तो क्या 2 या 1, जो जितना पड़ जाता है उतना ही कम पे आ जाता है। तो हमारे आज भी गांव में, जो हमारे गांव में दलित भाई है या कम पढ़ा लिखा है, आज भी उसका ऐसे ही पॉपुलेशन है। तो इस ये एजुकेशन का है, ये एजुकेशन का तो मेन आप यदि देखेंगे सारी समस्याएं एजुकेशन की है। तो मैं तो सरकार से भी और अपने से भी कर रहा हूं कि हमें एजुकेशन को बढ़ावा देना है, सबको एजुकेट करना है। जैसे ही एजुकेशन बढ़ेगी अपने आप मानवता उभर जाएगी और धर्म जाति नीचे चला, तो सबको एजुकेट। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शिक्षा के ऊपर भी फोकस करते थे ना, अभी ये चीजें यहाँ से बदलेंगी। यही इसीलिए वो आरक्षण की व्यवस्था थी कि यदि आप इनको व्यवस्था दे दोगे तो ये पढ़ लेंगे, और ये पढ़ लेंगे तो पढ़ने से इनका मानसिक विकास प्रॉपर होगा, इनको चीजों का पता चलेगा, प्रैक्टिकल बनेंगे और मुख्य धारा में आएंगे। यही था अनुज जी। सर इतनी सारी चीज़ें आपने बताई, और दर्शकों से भी अपील है कि आप भी इन चीज़ों के ऊपर गौर करें, और हमारे पॉडकास्ट आपको कैसा लगा उसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार।